हेलो एवरीवन, नमस्कार आप सभी को। क्लास को शुरू करते हैं। कल क्लास बीच में थोड़ी सी दिक्कत हो गई थी, इस वजह से जो है रुक गई थी क्लास, है ना। तो अभी उसी का आधा पोर्शन बचा हुआ था, तो मैं सोची इसको कंप्लीट कर लेते हैं ना। कल्पना हम लोगों ने पढ़ा था, कल्पना के विषय में हम लोग देख रहे थे और शायद चिंतन पे हम लोग थे, है ना। जो भी लाइव एक बार बता दे मेरे को। कल हम लोग किस क्लास में जो है कि रुक गया था, क्लास रुक गया था किसी टेक्निकल इशू की वजह से, अचानक बंद हो गया था सारा सिस्टम, इस वजह से थोड़ी दिक्कत हुई थी, है ना। भाई इंसान तो है नहीं, मशीन है, हमारे हाथ में होती नहीं है, कभी कभी ये धोखा देती है ना। तो इस वजह से समस्या थोड़ी सी आ गई थी, कोई बात नहीं। थोड़ा सा जो बचा हुआ पोर्शन था, इसलिए मैंने उसका आज क्लास रख लिया है। और आज आप लोग का संस्कृत का भी क्लास रहेगा, ठीक है। 5:15 बजे से मैथ्स का जब क्लास ओवर हो जा रहा है आपका, तो आपका संस्कृत का भी क्लास रहेगा, ठीक है। संस्कृत का क्लास आज 5 बजे से स्टार्ट करते हैं। आज एक चैप्टर खत्म करना है मुझे, ठीक है। शुरू करते हैं क्लास को और हम लोग देखेंगे कहाँ तक हम लोगों ने कर लिया था। और मैं एक बार रिवीजन करा दूं, मुझे याद नहीं आ रहा है कि हम कहाँ पे रुके हुए थे। कल्पना हम लोग का चल रहा था, कल्पना के विषय में हम लोगों ने समझा जाना, डेफिनेशंस देखे, कल्पना के प्रकार को देखा, है ना। जिसमें दो प्रकार की कल्पनाएं होती हैं, पुनरुत्पादक कल्पना और उत्पादक कल्पना। इस पे हम लोगों ने विधिवत चर्चा किया था प्रीवियस क्लास में। उत्पादक के भी दो भेद होते हैं, एक होता है रचनात्मक और एक होता है सृजनात्मक, यानी कि खुद से सृजन किया हुआ, और एक होता है रचना किया हुआ, यानी किसी की सहायता से, किसी की मदद से की गई रचना आपकी हो जाती है ना। और रचनात्मक का भी उदाहरण हम लोगों ने देखा था, सृजनात्मक का भी उदाहरण हम लोगों ने देखा, कल्पना का विकास पढ़ा था हम लोगों ने, और कल्पना की शिक्षा में उपयोगिता को समझे थे। चिंतन था, मुझे लग रहा है कि चिंतन के ही क्लास में चिंता हो गई थी इसको, इसी वजह से यह चिंतन करने चले गए थे, है ना। शायद जो लोग लाइव आ चुके एक बार बता दे किस पॉइंट पे रुका हुआ था क्लास, एक बार बता देंगे तो मैं वहां से शुरू करूंगी। यहीं से मैं शुरू करने जा रही हूँ, अगर कोई दिक्कत ना हो तो मैं फिर से इसको शुरू कर रही हूँ इतना यहाँ से, ठीक है। पॉइंट याद हो तो आप बता दें, एक बार रिमाइंड करा दें मुझे, नहीं कराएंगे तो मैं यहाँ से करूंगी, है ना। फिर आप करते रहिएगा चिंतन मनन विचार विमर्श, ठीक है। नाजरीन, हाँ गुड आफ्टरनून, बताइए कहाँ से कल क्लास कहाँ रुका हुआ था नाजरीन। क्लास कहाँ पे चिंतन हो गया था हम लोग का। चिंतन का डेफिनेशन मुझे याद आ रहा है कि मैंने करा दिया है ना। चिंतन का डेफिनेशन हो गया था, चिंतन पे जो इसका इंट्रो था हम लोगों ने कर लिया था कि चिंतन किसे कहते हैं, और मैंने बताया था कि चिंता और चिंतन में डिफरेंस होता है। इमेजिनेशन खत्म हो गई थी ना, चिंतन स्टार्ट करना था, इमेजिनेशन खत्म हो गई थी। मुझे याद आ रहा है कि मैंने ये सारी चीजें बताई कल की क्लास में, मुझे याद आ रहा है ये सारी चीजें बताई मैंने कल, ठीक है। आइए चिंतन के डेफिनेशंस पे, और रॉस के अनुसार चिंतन जो है कि क्या था, इस पे हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। चिंतन ज्ञानात्मक पक्ष की एक मानसिक प्रक्रिया है, और वुडवर्थ के अनुसार चिंतन कठिनाई दूर करने का एक मार्ग है। सबसे सुंदर डेफिनेशन इन्होंने दिया है वुडवर्थ ने क्या कहा कि भैया कोई भी समस्या हो रही है, कोई भी परेशानी हो रही है, कठिनाई आ रही है, पढ़ा रही थी इमेजिनेशन पढ़ा रही थी, हाँ तो इमेजिनेशन खत्म हो गई थी, इमेजिनेशन खत्म हो गई ना शिक्षा में। तो हम लोगों ने देख लिया था कल का क्लास, एक बार आप लोग देख लीजिएगा, मुझे याद आ रहा है मैंने ये सारा पढ़ा लिया है, ठीक है। चिंतन पे थे, तभी तो मैंने कहा ना कल मैं ना, मुझे बहुत अच्छे से याद आ रहा है कि मैं आपको चिंतन और चिंता का डिफरेंस बता रही थी कि जिस तरीके से चिंता जो है कि नकारात्मक पक्ष होता है, वहीं पे चिंतन जो है एक सकारात्मक पक्ष होता है। अलका गुड आफ्टरनून, ठीक है। बाकी वुडवर्थ ने कहा कि सारी समस्याओं का दूर करने का साधन है, कोई भी दुनिया में एक कठिनाई है उस पर अगर चिंतन किया जाए, उस पर प्रकाश डाला जाए, अपने विचारों का, अपने समझ का, है ना, तो वहां में जो है कि हमारे दुनिया में जितने भी समस्याएं हैं, कठिनाई, कौन सी ऐसी कठिनाई है जिसको ओवरकम नहीं किया जा सकता है, बताइए। दुनिया में ऐसी कोई समस्या है जिसको ओवरकम नहीं, रावण जैसे
योद्धा, ब्राह्मण, विद्वान और शक्तिशाली, साथ ही उसका साम्राज्य जो इतना बड़ा था। और भी उदाहरण लें, बड़े बड़े जो हमारे, अब बताइए कि 400 सालों तक हमारे देश पे राज करने वाले अंग्रेज जो थे, उनका उदाहरण उठाइए। कौन सी ऐसी समस्या है जिसको ओवरकम नहीं किया जा सकता है, समाप्त नहीं किया जा। भाई देखिए, धरती पे जो चीज एग्जिस्ट करती है वह नश्वर है, यह तो माननीय है, नश्वर है। भले वायु में जा करके वह स्थापन कर ले, लेकिन वह नश्वर तो अवश्य है, उसको नष्ट होना है ना। तो समस्या भी तो धरती पे ही उत्पन्न होती है, परेशानियां भी तो धरती पे ही उत्पन्न होती हैं, तो इनका भी नष्ट होना तय है ना। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जितनी चीजें हैं उसको ओवरकम करने का, सब समस्या का समाधान निकाल। आपको क्या लगता है कि कोई बड़ा बड़ा युद्ध होता है या फिर जो भी समस्या का समाधान निकाले, वैश्विक स्तर पे हो या फिर राष्ट्रीय स्तर पे हो, तो जो मीटिंग बैठती है मंत्रिमंडल की, कैबिनेट्स की, वो क्या करते हैं? वो किसी भी विचार पे, किसी भी समस्या पे चिंतन करते हैं। चिंता तो जताने वाला विषय हो रहता ही है, क्योंकि चिंतन तभी आता है ना। तो चिंतन एक तरीके से कहिए कि हर परेशानी, हर समस्या का हल है। बहुत ही खूबसूरत टॉपिक है, समझ जाए अगर इंसान तो, है ना। बात करेंगे चिंतन की विशेषताएं क्या होती हैं, है ना। चिंतन की विशेषता, इसकी खासियत क्या होती है ना, इसकी विशेषता क्या होती है, तो समझेंगे कि चिंतन हमेशा किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए होता है। यानी हमें कोई चीज अगर टारगेट करना है, उस पे हम चिंतन मन, जाहिर सी बात है आपका दिमाग उधर मानसिक क्रिया जो है, जितनी मानसिक संक्रियाएं हैं, जितने भी मेंटल ऑपरेशन है, वहां अग्रसर होगा, उस ओर सोचेगा, विचार करेगा। बार बार आप कुछ और काम करने जाओगे, लेकिन जब तक वह कार्य पूरा नहीं होगा तब तक आप समझेंगे कि मेरा कोई कार्य नहीं। जैसे मान लीजिए, बहुत लोग की आदत होती है कि कोई एक काम शुरू करते हैं तो उसको खत्म करने को ठान लेते हैं, नशा होता है उन्हें, है ना। तो जाहिर सी बात है उसने उस पर चिंतन किया है, लगातार चिंतन किया, तो एक उद्देश्य के प्राप्ति का ध्येय होता है चिंतन, याद रखिएगा। बाकी बात करेंगे, चिंतन श्रृंखलाबद्ध विचार करने की मानसिक क्रिया है। श्रृंखलाबद्ध यानी कि सीरियल वाइज, क्रम से, ठीक है। किसी व्यक्ति के समक्ष जब कोई नई वस्तु आ जाए, कोई क्रिया या फिर समस्या आ जाए, या फिर उसके विषय में सोचने विचारने लगता है या फिर चिंतन करने लगता है, ये जाहिर सी बात है। चिंतन व्यक्ति की जन्मजात मानसिक शक्ति है, जिसका विकास उसके वंशानुक्रम और पर्यावरण पर निर्भर करता है। भाई एक तो जेनेटिक होगा कि किस बेस पे चिंतन कर रहा है, कहने का सेंस है, अच्छा विचारक है, बुरा विचारक है, या पूरे तरीके से यह भी जो है कि लागू होता है कि उनके माँ बाप या उनका बैकग्राउंड या फिर फैमिली बैकग्राउंड कैसा है। नेटवर्क इशू तो नहीं आ रही है, एक बार बता देना अलका नाज़रीन, नेटवर्क इशू तो नहीं आ रही है, क्योंकि बीच में कुछ नेटवर्क इशू टाइप कुछ लिख रहा था। अभी आप लोग को स्क्रीन वगैरह क्लियर दिख रही है ना? बताइएगा, कोई समस्या होगी खुल के बताइएगा, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे जो है भिन्न भिन्न वंशानुक्रम और पर्यावरण के व्यक्तियों की चिंतन शक्ति भी अलग अलग होती है। अलग अलग बैकग्राउंड से, अलग अलग फैमिली बैकग्राउंड से आया हुआ व्यक्ति, या फिर अलग अलग क्षेत्र से जहां उसका वातावरण अलग अलग तरीके से है, वहां पर जो है वहां से आया व्यक्ति अलग अलग तरीके से व्यवहार करेगा। जाहिर सी बात है कि नहीं। अब जैसे मान लीजिए कुछ बच्चे जो है ग्रामीण क्षेत्र के हैं, थोड़े से संकुचित होते हैं और व्यवहार कुशल, देखिए एक तो मानसिकता है कहने को, लेकिन बट जो सत्य है वो सत्य है ना। ग्रामीण क्षेत्रों का बच्चा जो होता है, थोड़ा शिक्षा के क्षेत्र में कहेंगे तो अभी भी तो, अब तो बहुत सारे बच्चे निकल रहे हैं, क्योंकि शिक्षा तो हर जगह हो गई है, लेकिन मैं अगर पहले के अनुसार कहूँ तो थोड़ा सा संकुचित होते हैं। रीजन क्या है? उनका बैकग्राउंड, वातावरण वैसा दिया गया है भाई, है ना। थोड़ा रूढ़िवाद सोच के लोग रहते हैं वहां पे ग्रामीण क्षेत्रों में, तो उनको दबाया जाता है, बचपन से ही दबाया जा रहा होता है ना। उनको समझाया जाता है, अरे लड़किन के बाहर ना निकले के चाहिए, लड़किन के ढेर ना बोले के चाहिए, लड़किन के ज्यादा चपर चपर ना करे के चाहिए, है ना। लड़किन के का ना करे के चाहिए, सब तय कर लेते। लड़कों के विषय में अगर आए तो लड़कों के विषय में होता है कि अरे लड़कन के इतना ना उड़े के चाहिए, लड़का बिगड़ जाना, लड़कन के गाड़ी मोबाइल इतना ना देवे के चाहिए क्यों बिगड़ जाए। ये सब क्या है? यह जो है कि आपके वातावरण के अनुसार ही आप चिंतन कर पाएंगे। अब जिस क्षेत्र के व्यक्ति का सोच ही रूढ़िवाद है, रूढ़िवाद ढांचे पे है,
तो वह किस प्रकार का विचार करेगा भाई? वह संकुचित विचार ही करेगा, है कि नहीं? अगले पॉइंट में आए तो चिंता का मूल आधार भाषा होता है। व्यक्ति जो भी चिंतन करता है भाषा के माध्यम से करता है, या यूं कहें कि इसके अभाव में चिंतन संभव नहीं है। सही बात है, भाषा में ही चिंतन करोगे। जिस भाषा के व्यक्ति हो या फिर जिस भाषा को समझ पा रहे हैं आप, उसी भाषा में चिंतन भी कर पाएंगे, है ना। चिंतन में कई मानसिक शक्तियां शामिल होती है, जैसे कि अवलोकन करना, स्मृति यानी कि यादाश्त, कल्पना यानी इमेजिनेशन की बात की जा रही है, संश्लेषण, विश्लेषण और तर्क की बात की जा रही है। ठीक है, कार्य करती है। कभी कभी इनमें से मात्र एक या फिर कभी कभी दो या दो से अधिक भी शक्तियां लगातार कार्य कर रही होती हैं। उम्मीद है आवाज अग्रह और मेरी भाषा स्पष्ट होगी इस विषय पे, है, बताइएगा। ठीक है, तो ये थी कुछ विशेषताएं चिंतन की, ये चिंतन की विशेषताएं। मुझे लग रहा है कि मैंने विशेषता पढ़ा दिया था, मुझे अब याद आ रहा है, ये पॉइंट था आपका, यहाँ चल रहे थे हम लोग। चिंतन के प्रकार कितने हो गए? प्रत्यक्षीकरण यानी कि मूर्त, दूसरा अमूर्त होता है। एक मूर्त होता है, दूसरा अमूर्त होता है, तीसरा होता है सृजनात्मक चिंतन, और चौथा होता है तार्किक चिंतन। 4 प्रकार के चिंतन देखे जा सकते हैं, 4 प्रकार के चिंतन आप देख सकते हो। ठीक है, तो आइए सबसे पहले प्रत्यक्षीकरण यानी वह चीजें, तथ्य, सूचनाओं या फिर ऐसी चीजें, ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो सामने हो और वह जो है कि दिख रहा हो, आप उसी पे चिंतन जब करें तो उस चिंतन को क्या बोलेंगे? प्रत्यक्षीकरण चिंतन बोलेंगे। अब प्रत्यक्षीकरण का मतलब है कॉन्क्रीट, जो चीज मूर्त है, जो चीज मूर्त है, इसको मूर्त भी लिख सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। मूर्त चिंतन, अमूर्त चिंतन, सृजनात्मक चिंतन, है ना। तो तथ्य, सूचना, घटना और वस्तुओं के प्रत्यक्ष अवबोध पर, अवबोध यानी जो दिख रहा है, बोध हो रहा है, समझ में आ रहा है ना, उस पे आधारित चिंतन करें, उसे मूर्त चिंतन कहते हैं। इसके अनुसार बाह्य वातावरण के संपर्क भाग से चिंतन प्रक्रिया आरंभ हो जाती है। चिंतन के इस विधि से छोटे बालक सबसे अधिक लाभान्वित होते। कहने का सेंस है कि छोटा बच्चा अमूर्त चीजों पर विचार नहीं कर सकता है, जो समक्ष नहीं है उस विषय पे वो सोचेगा ही नहीं, उस विषय पे सोचेगा ही नहीं, कैसे सोच सकता है भाई। अमूर्त, मैंने आपको संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत पढ़ाया था, उसमें भी मैंने मूर्त और अमूर्त अवस्था बताई थी। तो मूर्त अवस्था यानी बच्चे को जब तक आप कोई चीज सामने दिखा रहे हो तब तक वो याद करेगा, समझेगा, चीजों को देख करके समझ रहा है। बाद में वो जब चीज हटा दिया जा रहा है 12 वर्ष के बाद, तब भी जब वह उस पर चिंतन करने लगे, समझिए उसकी अवस्था अब मैच्योर हो चुकी है, अर्थात अब वह किशोरावस्था में प्रवेश कर चुका है। तो अमूर्त चिंतन की अवस्था होती है 12 वर्ष के बाद। तो कहने का सेंस है ये छोटे बच्चों के लिए लाभदायी होता है इस तरीके का चिंतन, है ना। कोई सामान बीच में रख दीजिए, उस सामान को दिखाइए, जैसे मान लीजिए कोई पजल गेम रख दीजिए उसके सामने, है ना, सामने बोर्ड पे दिखा दीजिए, hey, बेटा इस पजल गेम को सोल्व कर। सोल्व, बच्चा सोच रहा है, उस पर ध्यान से देख रहा है, उस पर चिंतन कर रहा है, उसको सोच रहा है। दैट इज द कॉन्क्रीट थिंकिंग। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट की बात करें तो ये बड़े लोगों के लिए है, ये बच्चों के लिए था, ये बड़े लोगों के लिए है। ठीक है, यह मूर्त चिंतन से श्रेष्ठ होता है, इसमें वस्तुओं के प्रत्यक्षीकरण की आवश्यकता नहीं होती है। इस चिंतन का संबंध पूर्व निर्मित प्रत्ययों से होता है। पूर्व निर्मित प्रत्ययों का कहने का सेंस है पहले से जो आपने अनुभव किया है उस कॉन्सेप्ट पे डिपेंड करता है ना। कोई चीज आपने पिछले कोई घटना देख ली है, या फिर कुछ आपने कुछ ऐसी घटना, दुर्घटना, जो भी आप, जो भी चीजें आपकी लाइफ में जो भी इवेंट घट रहे हैं वो सब आपने देख लिया, उसके बाद उस घटना के खत्म होने के बाद या फिर उसके हटने के बाद भी आप उस चीजों पे विचार विमर्श कर रहे हैं, उस विषय पे सोच रहे हैं, तब वह जो है कि प्रक्रिया क्या कहलाएगी? अमूर्त चिंतन की प्रक्रिया में शामिल की जाएगी। तथा चिंतन के इस रूप में व्यक्ति प्रतीक, चिन्ह, शब्दों के आधार पर भविष्य में किसी परिणाम तक पहुंच जाता है कि मुझे आगे क्या करना है। जैसे लाल रंग को देखते ही खतरे को भांप लेना, डेंजर का साइन होता है, रेड कलर दिखाया जाता है। लाल झंडी जहां दिखा दी जाए, लाल कलर का कपड़ा लहरा दिया जाए, या फिर रेड जोन घोषित किया जाता है, मतलब रेड कलर आपके दिमाग में बैठा दिया गया। पहले से बच्चे थे आप तो आपको रेड कलर किताबों में पढ़ाया गया, दिखाया गया, रेड लाइट जलने से रुकना है, आपको स्टॉप हो जाना है, ये सारी चीजें, यानी कि खतरे का एक वो दिखाया जाता है, साइन होता है रेड कलर। अब आपके दिमाग में बैठा हुआ है, वो रेड कलर है नहीं सामने, लेकिन अगर कहीं झटके से दिख जाता है तो आपके दिमाग में पहले से बना हुआ है ना, वो आपका प्रत्यक्षीकरण का जो बिंदु है सामने आ जाएगा, है ना, कि रेड कलर जो है जरूर जो है कि इसके पीछे कोई ना कोई चीज की खतरा, कोई किसी न किसी चीज का खतरा दिखाई दे रहा है। अगला भेद है सृजनात्मक चिंतन। अगला प्रकार चिंतन का कौन सा है? सृजनात्मक, है ना।
क्रिएटिव थिंकिंग, इस चिंतन का संबंध नवीनता से है, यानी कि कोई भी न्यू वर्जन में कन्वर्ट कर देना किसी चीज को, नए चीजों का उत्पादन, है ना, वो नवीनता से है। इसमें व्यक्ति प्राय समस्याओं का चयन और उसका समाधान कार्य कारण संबंधों की विस्तृत व्याख्या कर। यहाँ पे इस लाइन का मतलब समझिएगा, कार्य कारण यानी कि कार्य के होने का कारण और उससे संबंधित बात विचार जो भी की जाती है उस पर आधारित नियम प्रस्तुत करता है। ठीक है, जैसे कि जो साइंटिस्ट होते हैं वह इसी प्रकार का चिंतन प्रयोग करते हैं, जो वैज्ञानिक होते हैं जो आविष्कार करते हैं वो इसी प्रकार के चिंतन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, बात को समझिएगा। कार्य कारण संबंध कहने का सेंस है कि न्यूटन ने सोचा कि सेब नीचे ही क्यों गिर रहा है, कार्य कारण, कार्य का कारण क्या है, सेब नीचे गिरा तो उसका कारण क्या है, इस पर विचार प्रस्तुत किया उन्होंने। ठीक है, उस पर क्या किया, विचार प्रस्तुत किया, कहा भाई खोजो 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 खोजो। अब इस पर नवीनता लाई गई, ग्रेविटेशनल फोर्स लाया गया और न्यूटन्स के लॉ भी लाए गए, है ना। तो ये सब सारी चीजें जो है कि हुई। तार्किक विचारात्मक चिंतन, रिफ्लेक्टिव लॉजिकल थिंकिंग, यह सबसे उच्च श्रेणी का चिंतन है। तर्क प्रस्तुत करना, तर्क प्रस्तुत करना, और दर्शन शास्त्र में इसकी बहुत ज्यादा आवश्यकता पड़ती है। तर्क पे तर्क प्रस्तुत करना कि आखिर सेब गिरा तो कुछ तो ऐसा है जो खींच रहा है, तर्क है, कुछ तो ऐसा है जो खींच रहा है उसको नीचे की ओर, वो क्या ऐसी चीज है ना। इसमें लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए तर्कपूर्ण प्रणाली का सहारा लिया जाता है। चिंतन के इस प्रकार में समस्याओं के समाधान प्राप्ति में कई बार व्यक्ति अपने मार्ग से विचलित होकर मानसिक रूप से अलग सोचना भी आरंभ कर देता है, क्योंकि उसको तर्क देना है भाई, उसको लॉजिक देना है किसी ना किसी प्रकार से। इसमें व्यक्ति की मानसिक योग्यताओं का और भी अधिक विकास होता है, क्योंकि वो और ज्यादा थिंकिंग करेगा और थिंकिंग करेगा, क्योंकि उसे खोजना है, उसकी वास्तविकता के पीछे भागना है कि इसके पीछे फैक्ट क्या है, इसके पीछे कारण क्या है, तो इससे और अधिक विकास होता है। तो तार्किक चिंतन को उच्च श्रेणी का चिंतन माना गया है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि सबसे उच्च श्रेणी का चिंतन कौन सा है, तो तार्किक चिंतन को लेकर के चलेंगे। ठीक है, अच्छा, चिंतन करने के साधन क्या क्या हो सकते हैं। आपके विद्यालय जाने का साधन बस है, बैग है, कलम है, कॉपी है, किताब है, ज्ञानार्जन है, ये सब साधन है ना आपके विद्या अर्जन करने का, स्कूल जाने का, विद्यालय जाने का, अध्यापक से सीखने का, है ना। उसी प्रकार से चिंतन करने का साधन क्या क्या है, क्या क्या उपकरण का प्रयोग करेंगे हम, कौन कौन से टूल्स यूज करेंगे कि हमें चिंतन करना जारी होगा। जैसे प्रतिमा, कोई इमेज देख ली जाए, कोई इमेज देख लीजिए, ये एक ऐसा बड़ा टूल्स है जिसपे आप विचार विमर्श कर सकते हो। अपने व्यवहारिक जीवन में व्यक्ति जिन वस्तुओं का प्रत्यक्षीकरण करता है, अर्थात देखता है, प्रत्यक्षीकरण का मतलब कोई चीज प्रत्यक्ष रूप से सामने रखी गई हो, उनकी प्रतिमाएं उसके मस्तिष्क में क्या हो जाती हैं, बन जाती हैं। ठीक है, आवश्यकता पड़ने पर वह इन प्रतिमाओं का स्मरण कर सकता है। भिन्न भिन्न संवेदनाओं से संबंधित भिन्न भिन्न प्रतिमाएं व्यक्तियों के मस्तिष्क में बनती है, जैसे कि स्पर्श हो गया, दृष्टिग्रहण हो गया। दृष्टिग्रहण यानी कि सूंघना किसी चीज को, श्रवण करना, सुनना, या फिर स्वाद। जिस व्यक्ति में यह प्रतिमाएं जितनी अधिक स्पष्ट होंगी वह व्यक्ति उतनी सही ढंग से चिंतन कर सकता है। आपको पता है, आप एक बार समुद्र में तैरने गए और समुद्र में तैरने के बाद जो है आपके मुंह में समुद्र का पानी जाता है, आपको लगता है भाई नमकीन क्यों है, खारा क्यों है, टेस्ट आपके दिमाग में बैठ गया, आपका जो टेस्टिंग बर्ड्स है वो स्ट्रॉन्ग है, ये सब क्षमताएं, ये जो प्रक्रियाएं आप में क्या है, मजबूत है। तो ऐसे जो प्रतिमा बन रही है, प्रतिमा दिमाग में बनाने की शक्ति आपके अंदर जब स्ट्रॉन्ग है तो आप एक बहुत ही अच्छे चिंतन कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा चिंतन कर सकते हैं। ठीक है, भाषा, भाषा की सहायता से ही प्रतिमा व प्रत्यय में संबंध स्थापित होता है। जाहिर सी बात है, प्रतिमा व प्रत्यय कहने का सेंस है जो चीज समक्ष रखी गई है और उसके ऊपर किया गया प्रक्रिया के दौरान कॉन्सेप्ट क्लियर जो होता है, दोनों का संबंध जो है कि बना होता है, फिर संबंध स्थापित होता है। व्यक्ति अपने विचारों को भाषा के माध्यम से व्यक्त करने में समर्थ होता है। जिस व्यक्ति की भाषा ज्ञान जितना अधिक होगा वो व्यक्ति उतना ही अधिक विचार करने में सफल है। कॉन्सेप्ट, संप्रत्यय, इसे संकल्पना प्रत्यय भी कहते हैं, याद रखिएगा। अगर आपसे पूछे संप्रत्यय को और क्या कहते हैं तो संकल्पना भी कहा जाता है इसको। ठीक है,
प्रत्येक वस्तु या घटना का एक प्रत्येक व्यक्ति के मन में होता है जो चिंतन करने में उसकी सहायता करता है। जैसे यदि किसी बालक से पूछा जाए कि इन गुणों के आधार पर उसके मन में क्या संप्रत्यय आता है, जैसे बोल दिया जाए तुम जो है एक लड़की को देख रहे हो, जैसे अभी मैं आपको बता रही हूँ, आप सोचिएगा, आप जो लोग लाइव में सोच के बताइएगा, आपने एक बहुत ही खूबसूरत लड़की को किसी बागीचे में या फिर किसी जंगल में देखा, बहुत खूबसूरत, उसके चारों तरफ से ऊर्जा निकल रही है, लाइट निकल रही है, दो सफेद सफेद पंख लगाए हुए, उसने हाथ में जादू की छड़ी ली हुई है, उसने क्राउन पहना हुआ है, बड़ी खूबसूरत आवाज में जो है बोल रही है ना, और जो है कि थोड़ा सा जमीन से ऊपर है, थोड़ी सी उठी हुई है। आपको क्या आ रहा है दिमाग में, क्या आ रहा है, क्या समझ में आ रहा है? मैं अगर केवल इतना ही वर्णन कर दूं और आपके दिमाग में एक कल्पना, एक संप्रत्यय बन जाए, कॉन्सेप्ट, तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। ये किस पे आधारित है? तो प्रतिमा पे आधारित है, भाषा पे आधारित है, प्रतिमा पे आधारित है। आपने देखा है जीवन में, अपने अपने देखा है, टीवी में, सीरियल्स में देख रखा है, या फिर कहानियों में पढ़ सुन रखा है इन चीजों को। अब आपके दिमाग में आ रहा है यह एक परी है, यह एक अप्सरा है ना। उसी तरीके से बच्चे से पूछा जाए, बेटा आप जा रहे हो रास्ते में कहीं, एक लंबी सी पूंछ, उसके दो सिंग, चार पैर हैं, वो इस प्रकार से चल रहे। अब बच्चा का कॉन्सेप्ट क्लियर है इस पे, वो बोलेगा ये गाय या फिर भैंस का नाम लेगा, या फिर बकरी का नाम लेगा, भेड़ का नाम लेगा, है ना। तो इस प्रकार से जो है इन गुणों के आधार पर वह एक सामान्य निष्कर्ष पे पहुंचता है और वह बोलेगा कुत्ता, या फिर गाय भैंस जो चार पैर वाले होते हैं। सामान्य प्रथम इसमें एक शब्द जोड़ दिया पालतू, तो जाहिर सी बात है कुत्ता, है ना, कुत्ता पालतू है, और भौंकना बोल दिया गया, तो यहाँ पे वो कुत्ता बोल पा रहा है। सामान्य प्रत्ययों के निर्माण में मस्तिष्क व्यक्तिगत प्रतिमाओं में निहित विशिष्ट गुणों को निकालकर उनमें से जो सामान्य गुण निहित होते हैं उनको मिला देता है। अगला टूल्स क्या है चिंतन करने का? प्रतीक या फिर संकेत। प्रतीक एवं चिन्ह वास्तविक विषयों, अनुभूतियों एवं क्रियाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं, फॉलो करते हैं आप उसको। जैसे कि ट्रैफिक रूल्स, आप, मैंने बताया रेड लाइट जलती है तो रुक जाता है, ग्रीन लाइट क्या बताता है, येलो लाइट क्या बताता है, ये सारी चीजें क्या बताता है ना। तो जो सिग्नल दी जाती है उसको आप पहचान पाने। अब कई जगह जो साइन बोर्ड्स लगे होते हैं रोड पे, डेंजर के साइन, रास्ता संकरा है, रास्ता चौड़ा है ना, यातायात के साधन में आपने पढ़ा होगा। तो इनके माध्यम से, प्रतीक और संकेत के माध्यम से भी आप चिंतन करते हो, सोच विचार करते हो। जैसे आपको जैसे स्कूल में घंटी वगैरह बजाई जाती है, तो आपको पता है कि अब छुट्टियां हो गई, लगातार घंटी बज रही है, एक घंटा, पहला पीरियड है 1 घंटे बजेगी, दूसरा पीरियड है 2 घंटे बजे, तो ये आपको क्या है, प्रतीक दिया जा रहा है, सिग्नल दिया जा रहा है, संकेत दिया जा रहा है। ठीक। चिंतन में प्रत्यय भी प्रतीकों और चिन्हों के द्वारा अभिव्यक्त किए जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बिंदु। तो ये था आपका चिंतन, कल्पना और चिंतन आप लोग का कंप्लीट हुआ। अब मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ तर्क। अब मैं शुरू करने जा रही हूँ तर्क। लॉजिक किसे कहते हैं या फिर रीजनिंग किसे कहते हैं? तर्क व्यक्तित्व का एक महत्वपूर्ण घटक है जो व्यवहार को क्या करता है, नियंत्रित करता है। ठीक। तर्क सदैव व्यवहार को नियंत्रित करने का सेंस समझिएगा, कैसे नियंत्रित करता है। आप कोई चीज गलत बोले जा रहे हैं, बोले कुछ भी गलत समझाए जा रहे हैं, बताए जा रहे हैं, लेकिन तर्क जो है तथ्य आधारित होता है, फैक्ट होता है कि भाई चुंबक खींचता है तो खींचता है, और उसमें हो सकता है तुम फालतू बोले जा रहे हो, भगवान जी खींच रहे हैं, आत्माएं खींच रही हैं, कोई और खींच रहा है, कोई ऐसे जादू करके खींच रहा है, फालतू बकवास किए जा रहे हो। लेकिन मैंने तर्क प्रस्तुत कर दिया कि कुछ और नहीं खींच रहा है भैया, आपने कुछ लोहे का पहन रखा है और वहां पे जो है कि चुंबक यहाँ पे स्थित है, जो कि आप जानते नहीं हो, देखे नहीं हो, वो चुंबक की वजह से जो है कि आपका शरीर खींचे जा रहा है। तो ये मैंने एक फैक्ट तैयार कर दिया है, बहुत ही अजीब सा फैक्ट मैंने तैयार किया यहाँ पे। लेकिन एक बात बता रही हूँ मैं, है ना, तो ये है कि क्या, ये मैंने तर्क प्रस्तुत करके आपको नियंत्रित कर दिया, आपके व्यवहार को नियंत्रित कर दिया, फालतू बकवास नहीं करेंगे। अब कुछ दिन पहले मैं एक एग्जांपल लेना चाहूंगी, आप इस घटना से परिचित होंगे, शायद न्यूज़पेपर वगैरह में भी निकला था ये, कि किसी मंदिर में भगवान जी दूध पी रहे हैं, है ना, भगवान जी दूध पी रहे हैं, गर्मी का दिन है,
भगवान जी को जितना दूध पिलाया जा रहा है पिए जा रहे हैं, पिए जा रहे हैं। कहा तो भगवान अवतार हो गए हैं, मूर्ति में घुस गए हैं और दूध पिए जा रहे हैं, जितना पिलाया जा रहा है पिए जा रहे हैं। वो इसके पीछे फैक्ट है, क्योंकि साइंस था इसके पीछे। वो स्टोन जो था वो क्या कर रहा था, उस दूध को, उस मिल्क को या फिर किसी भी लिक्विड पोर्शन को एब्जॉर्ब कर रहा था, सोख रहा था। गांव की महिला अनपढ़, और उन्होंने क्या, दिन रात जाती थी, पूजा करती थी, उन्होंने हल्ला कर दिया, भैया देखो अभी चम्मच से दूध पिया भगवान जी पिया, देखो चम्मच से दूध पिया, दूध मुंह के साइड में चम्मच लगा दिया गया, भगवान जी देखा ना दूध पिया था, बड़ा खुश बना हमरा से। क्या है ये, क्या है ये, कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? यही रीजन है कि अनपढ़ कहलाते हैं। उसके पीछे वो जो स्टोन है ना, जो मूर्ति में स्टोन्स थे, उसमें छोटे छोटे जो है कि पोर्स बन गए थे, जिसकी वजह से वो क्या कर रहा था, मिल्क को या फिर किसी भी लिक्विड पानी वानी को सोख रहा था। तो वो मैंने जब फैक्ट प्रस्तुत कर दिया, मैं अपनी बात नहीं कर रही, उस वक्त मैंने नहीं किया, मैं एक बात बता रही हूँ कि एक फैक्ट प्रस्तुत कर दिया जाए, साइंस को समक्ष रख दिया जाए, तब वह व्यक्ति नियंत्रित हो गया, उसका व्यवहार नियंत्रित हो गया, है ना। तो इस लाइन की पुष्टि करता है कि उसका व्यवहार नियंत्रित हो गया। अब वो बकर बकर नहीं करेगा कि भगवान जी दूध पी रहे हैं। ठीक, बात ये है। तर्क सदैव उद्देश्यपूर्ण होता है, इसका एम होता है तर्क की प्रक्रिया से प्राप्त परिणामों से निष्कर्ष निकलते हैं। यह एक जटिल मानसिक प्रक्रिया जिसमें मस्तिष्क के व्यवस्थित स्वरूप का प्रयोग होता है, अर्थात एक ऐसा उत्पादक चिंतन जिसमें किसी समस्या के समाधान के लिए बीते अनुभव को नए ढंग से उसे संगठित किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, तर्क कहते हैं। बाकी कल्पना और चिंतन की भांति इसकी भी कुछ विशेषताएं हैं, इसको समझेंगे। तो इसी में मैंने लिख दिया था पहली वाले में, वहां से भी आप विशेषताओं को नोट कर सकते हैं या वहां का भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसकी अगली बिंदु क्या है, अब इसकी अगली बिंदु है कि तर्क एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। क्या है, उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। तर्क का प्रयोग किसी समस्या के समाधान में शुरू प्रयत्नों के असफल होने पर किया जाता है। तर्क की प्रक्रिया में पूर्व ज्ञान और अनुभव का सहारा लिया जाता है। ठीक है, पहले से जो प्राप्त ज्ञान है या फिर एक्सपीरियंस है, उससे जो है कि आप तर्क प्रस्तुत करते हो। तर्क एक प्रकार का अमूर्त चिंतन है, इसमें प्रतीकों का अत्यधिक प्रयोग किया जाता है। प्रतीकों का अत्यधिक प्रयोग करने का सेंस है कि आप किसी चीज को प्रत्यक्ष रूप से पहले से देख रखे हैं आप, है ना, और प्रतीक वगैरह जानते हैं, पहचान सिग्नल वगैरह साइंस वगैरह जानते हैं, तो उसी का प्रयोग करके आप तर्क प्रस्तुत करेंगे। यह मस्तिष्क की आंतरिक प्रक्रिया, जाहिर सी बात है, इंटरनल एक्टिविटी है। इसमें व्यक्ति अपने मस्तिष्क मानसिक योग्यता का पूरा पूरा प्रयोग करता है। तर्क एक नियंत्रित, चयनित और चरणबद्ध चिंतन प्रक्रिया है, यानी कि तर्क जो है चिंतन का ही स्वरूप है, कहिए तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो ये थी तर्क की विशेषता। अब तर्क के दो प्रकार हैं। तर्क के कितने प्रकार हैं, दो प्रकार हैं। ठीक, कौन कौन से हो गए आपके तर्क के दो प्रकार, पहला आगमन, दूसरा क्या, निगमन। आगमन यानी, आगमन कहने का सेंस है उदाहरण से नियम की ओर चलना, उदाहरण से नियम प्रस्तुत करना। यह बच्चों के लिए बड़ा ही उपयोगी है, लगभग क्लास 8 तक के बच्चों के लिए आगमन विधि का प्रयोग करना चाहिए शिक्षण में। निगमन, नियम से उदाहरण की ओर जाना, जैसे पहले आप न्यूटन्स के लॉ याद कर लो, उसके बाद जो है उदाहरण की तरफ जाओ। तो ये तो बड़े क्लासेस में होता है, अप टू क्लास 12 तक अपर क्लासेस में होते हैं, अपर कॉलेजेस वगैरह में भी पढ़ाए जाते हैं, है ना। तो नियम से उदाहरण की ओर जाना। ठीक, तो नी से नियम याद कर लीजिएगा, नी से नियम याद कर लीजिएगा, यानी पहले नियम रहेगा, नियम से आप उदाहरण की ओर जाएंगे। यहाँ पे आ से स्वर ले लीजिएगा, उदाहरण से नियम की ओर जाना है। ठीक है, अधिकतर वैज्ञानिक खोजें एवं अधिकार आगमन प्रकृति के होते हैं। साधारण घटनाओं के आधार पर सर्वमान्य नियम बनाने का तरीका आगमन तर्क में प्रस्तुत किया जाता है। इस प्रकार आगमन तर्क एक विशिष्ट प्रकार की चिंतन प्रक्रिया है, जिसमें घटनाओं के प्रत्ययों का वर्गीकरण करके उनके मध्य कार्यकरण संबंधों की, कार्यकरण कारण यानी कि उसका कारण निकालना, कोई भी एक्टिविटी देखकर, उदाहरण देख करके कि भाई यह कार्य क्यों हुआ, उसके बाद उस पर नियम बना दिए जाए, उसके बाद उस पर क्या बना दिए जाए, नियम बना दिए जाए, नियम का प्रतिपादन किया जाए, तब वह क्या कहलाएगा, आगमन तर्क कहलाएगा।
निगमन तर्क किसे कहते हैं? डिडक्टिव रीजनिंग किसे कहते हैं? निगमन तर्क में पहले से प्राप्त कथन क्या है? पहले से प्राप्त कथन यानी कि नियम बना बनाया है इसमें, पर निष्कर्ष निकाले जाते हैं। यह आगमन तर्क के विपरीत दशा है, यह ठीक इसका उल्टा होता है। जैसे आपको मैंने यहीं पे बता दिया, पहले उदाहरण, यहाँ पे नियम, जिसमें पहले से खोजे गए ज्ञान को नई परिस्थितियों में प्रयुक्त किया जाता है। इस प्रक्रिया में सार्वभौमिक ज्ञान के द्वारा किसी विशेष प्रकार की समस्या का निदान किया जाता है। ठीक है, तो ये थी दो प्रकार के तर्क। कौन कौन से हो गए? आगमन तर्क और निगमन तर्क। तो तर्क से आपसे पूछ दे एग्जाम में, तर्क कितने प्रकार के? तो दो प्रकार के तर्क बताइए। अब तर्क का प्रशिक्षण, विषयों का गहन अध्ययन, यानी कि इसका प्रशिक्षण, तर्क ट्रेनिंग कैसे दी जानी चाहिए? आप विषयों पे गहन अध्ययन कीजिए, उपयुक्त समस्या को उपस्थित कीजिए, आगमन विधि का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग कीजिए, नवीनता का सिद्धांत लाइए, एकाग्रता, संलग्नता, अन्वेषण, या अन्वेषण का मतलब होता है खोज, ठीक है, प्रवृत्ति का विकास कीजिए, तर्क और समस्या समाधान की वैज्ञानिक विधि का यूज कीजिए। ठीक है, तो ये प्रशिक्षण दिया जाता है। बाकी अब इस चैप्टर से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप लोग कर जाइएगा। फेयर कॉपी में जितना नोट्स मैंने बनवा दिया उसी में से आपको प्रश्न मिल जाएंगे। ठीक है, प्रश्न आए हुए 2016-18 में आया हुआ व्यक्तिगत भिन्नता से क्या तात्पर्य? डेफिनेशन लिखना है, परिभाषा लिखनी है। शिक्षा में व्यक्तिगत भिन्नताओं के प्रभाव की विवेचना कीजिए। प्रभाव लिखवाया है मैंने, व्यक्तिगत भिन्नताओं का प्रभाव लिखवाया है। 2018-2023 2 वर्ष में लगातार पूछा गया प्रश्न है। बहिर्मुखी व्यक्तित्व की क्या विशेषताएं? व्यक्तित्व के 3 प्रकार मैंने बताए थे, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी। उसी में से बहिर्मुखी व्यक्तित्व की विशेषताओं को लिखना है, 4 से 5 लिख दीजिएगा, 2017 में आया हुआ है। बच्चों में कल्पना शक्ति का विकास किस प्रकार किया जाता है? 2017 में आया हुआ प्रश्न। व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपण विधि का प्रोजेक्टिंग मेथड मैंने पढ़ाया है आपको, है ना, प्रोजेक्टिंग मेथड, इसको आप पूरा लिख दीजिएगा। यहाँ पे 2019 में आया क्वेश्चन है। कल्पना का डेफिनेशन लिखना है। यहाँ पे तीन साल आया है, 2016, 22, 23 लगातार आ रहा है। ठीक है, अंतर्मुखी व्यक्तित्व से क्या समझते हैं? 2016-18 में आया क्वेश्चन है, इसको कर लीजिएगा। नोट्स जितना बनवा दिए खोज खोज के आंसर कर डालिएगा, कुछ भी बाहर से नहीं है। व्यक्तित्व को परिभाषित करना है और व्यक्तित्व के वर्गीकरण को आप यहाँ पे 2020 में प्रश्न पूछा गया। व्यक्तित्व मापन की कौन कौन सी विधियां हैं? सारे मेथड लिख डालिएगा जो विधियां मैंने लिखवाए हैं। किसी एक विधि का वर्णन करना है, 2022 में क्वेश्चन आया हुआ है। चिंतन का शिक्षा में क्या महत्व है? इसका 2022 से प्रशिक्षण लिख दीजिएगा, प्रशिक्षण चिंतन का लिख दीजिएगा। प्रक्षेपी परीक्षण से आप क्या समझते हैं? कि 2 प्रक्षेपी परीक्षण का नाम बताना है ना। प्रोजेक्टिंग मेथड मैंने करवाया है ना, ठीक, रोशा वगैरह लिखवाया है ना, रोशा, कैट, वैट सब लिखवाया हुआ है। तर्क और चिंतन को स्पष्ट करना है, डेफिनेशन देना है। यहाँ पे 2023 में आया क्वेश्चन। व्यक्तित्व की व्याख्या कीजिए, व्यक्तित्व मापन आप किस प्रकार करेंगे? 2023 में आएगा। कोई भी क्वेश्चन बाहर से नहीं है, याद रखिएगा। सारा नोट्स मैंने बनवा दिया है। आपके आने वाले एग्जाम्स में भी कुछ भी तैयारी शुरू कर दी, एग्जाम के डेट आने वाले हैं जल्दी। ठीक है, बाकी मिलते हैं कल के क्लास में नए चैप्टर के साथ। अगला चैप्टर आपका बाल विकास के सीखने की प्रक्रिया है और उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद आप सभी।